क्या इस देश के लोकतंत्र को, जो बहुत हद तक भ्रष्ट हो चुका है, इतने ऊंचे प्रतिमानों के साथ चलाया जा सकता है? क्या ये किसी ख्वाब सरीखे नहीं है? बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी दीपक तिवारी इस वक्त। दीपक, स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल तो यही यहाँ पर उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जाने की जरूरत क्यों पड़ गई अन्ना हजारे के पास, रालेगढ़ सिद्धि, और जबकि खुद मैं अरविंद हूं की टोपी पहनकर लोग नजर आए थे। कुछ दिनों पहले हमने दिल्ली में देखा था, दिल्ली की सड़कों पर मैं अरविंद हूं की टोपी ही जब पहनी जा रही है तो फिर मैं अन्ना हूं की जरूरत फिर क्यों पड़ी? नहीं आशीष, मुझे लगता है कि जब से चुनावी विकल्पों की बात सामने आई थी, जब जंतर मंतर पर उन्होंने अपना अनशन खत्म किया था 3 तारीख को, तो उसके बाद ये एहसास ये होने लगा था कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की ये छटपटाहट उनके अंदर नजर आने लगी थी कि अन्ना की छाया से वो बाहर निकलना चाहते हैं। और उसके बाद हमने देखा दिल्ली में जब उन्होंने प्रदर्शन किया कोयला घोटाले को लेकर, प्रधानमंत्री के आवास के खिलाफ करने की कोशिश की, सोनिया गांधी के आवास के खिलाफ करने की कोशिश की, नितिन गडकरी के आवास के खिलाफ करने की कोशिश की अपने समर्थकों के साथ, तो टोपियां हमें नजर आई थी, मैं अरविंद हूं वहां पर लिखा था। यानी कि एक बात साफ हो गई थी कि अन्ना की छाया से अरविंद बाहर निकलना चाहते हैं। पूरी कोशिश उन्होंने वहां पर की भी, जिस तरीके से उनके समर्थक वहां पहुंचे थे उनकी नाम की टोपी लगाकर। उसके बाद एक और धरना प्रदर्शन वो करते हैं, गिरफ्तारी वहां पर देते हैं। और बीच में, इससे पहले हम देखते हैं कि बीच में लंबे समय तक उस आंदोलन के बाद से बीच में पूरा एक साइलेंस वहां पर था। टीम अन्ना एकदम से गायब सी हो गई थी, और जिस तरीके से अन्ना हजारे ने जब टीम अन्ना को भंग कर दिया तो उसके बाद से ये सन्नाटा और ज्यादा पसर गया था। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी जरूरत थी कि शायद इस सन्नाटे को तोड़ा जाए, कहीं लोग अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास को भूल ना जाए, क्योंकि हमारे देश की ये लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है, लोग बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। तो शायद इस बात का एहसास उन्हें भी था और इस वजह से शायद उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन अब अचानक जब वो अपने नाम की टोपी वहां पर लहरा चुके थे, लोग उनके नाम की टोपी पहन रहे थे, वो खुद दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे, ना उनके साथ किरण बेदी थी, ना उनके साथ अन्ना हजारे थे। और निश्चित तौर पर जो बड़ा जन समर्थन यहाँ पर टीम अन्ना के आंदोलन को मिला, तो निश्चित तौर पर उसकी एक वजह अन्ना हजारे भी थे, और शायद उन्हीं के नाम पर लोग वहां पर पहुंचे थे। क्योंकि हम देखते हैं जंतर मंतर पर जब पूरा अनशन वहां पर चला था, जब पहले दिन अन्ना अनशन पर नहीं बैठे थे। नहीं, आप इसका मतलब शायद ये कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को पता है कि अन्ना की अहमियत क्या है? नहीं, निश्चित तौर पर शायद उनको पता है। शायद आज यही वजह है कि दौड़े दौड़े आज यहाँ से वो रालेगढ़ सिद्धि पहुंच जाते हैं। और इस दौड़ने के पीछे भी एक वजह मुझे नजर आती है कि 2 दिन पहले जब अन्ना का एक बयान यहाँ पर आया था कि वो किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे और वो चाहते हैं कि आंदोलन जारी रहे और राजनीतिक विकल्प के रूप में किसी का समर्थन नहीं करेंगे और न ही वो किसी का प्रचार करेंगे, भले ही वो उनके पूर्व सहयोगी क्यों ना हो, अरविंद केजरीवाल क्यों ना हो, मनीष सिसोदिया क्यों ना हो। इस बात से उन्होंने इनकार कर दिया। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को शायद ये भय सता रहा था कि अन्ना ने जब इस सारे मामले से अपने पांव पीछे खींच लिए तो निश्चित तौर पर क्या वैसा ही जन समर्थन उनको आगे भी मिलेगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव अगले साल होने हैं। और ऐसी स्थिति में उनकी पूरी कोशिश, पूरी तैयारी ये हो चुकी थी कि अरविंद केजरीवाल और उनके जो मुख्य सहयोगी हैं, मनीष सिसोदिया हैं, कुमार विश्वास हैं, ये दिल्ली असेंबली के इलेक्शन में वहां पर चुनाव लड़ेंगे। तो उनके मन में शायद यही था कि अब अन्ना ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि वो इनका प्रचार नहीं करेंगे, उनका समर्थन नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि इसका नुकसान उन्हें उस चुनाव में उठाना पड़े और वो जन समर्थन उनको नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो शायद इसी वजह से आज दौड़े दौड़े अन्ना के पास यहाँ पहुंचे थे केजरीवाल। कोशिश उन्होंने की थी अन्ना को मनाने की कि जो चुनावी विकल्प की बात उस समय जंतर मंतर पर की गई थी, कम से कम वो उस बात को पूरा किया जाए, उस पर हामी भर दे। और जो राजनीतिक दल बनाने की बात वो कर रहे हैं केजरीवाल एंड कंपनी, अन्ना हजारे उस पर अपनी सहमति दे दें, भले वो राजनीतिक दल में शामिल ना हो और न ही वो चुनाव लड़ें। हालांकि अन्ना हजारे ने जो उसके बाद आज अन्ना हजारे का बयान आया है तो उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया, न ही वो चुनाव लड़ेंगे और न ही वो किसी राजनीतिक दल में शामिल होंगे। यानी कि और एक चीज उन्होंने और बोली है कि जहां तक राजनीतिक दल बनाने की बात है उनके सहयोगियों की, तो सारा फैसला जनता तय करेगी, क्योंकि ये सारा काम हम जनता के लिए कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। कि लोकपाल आएगा, भ्रष्टाचार मिटेगा तो आम जनता को इसका फायदा मिलेगा, तो निश्चित तौर पर हम उसी के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, 17 और 18 सितंबर को एक बैठक की उन्होंने बात कही यहाँ पर अन्ना हजारे ने कि उस बैठक में तय होगा कि वाकई में राजनीतिक दल बनाने पर वो अपनी सहमति देंगे या नहीं देंगे। उस बैठक में अन्ना हजारे भी शामिल होंगे, उनके सभी सहयोगी शामिल होंगे। यानी कि एक बैठक, एक आखिरी उम्मीद शायद अरविंद केजरीवाल के लिए बचती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल अभी भी पूरी तरीके से आसान्वित हैं उस चीज को लेकर कि वो राजनीतिक दल यहां पर गठित कर ले पाएंगे और अन्ना को कहीं ना कहीं मना लेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता दीपक कि यहां पर अन्ना के लिए भी ये बेहतर, वैसे इस सवाल को पूछने से पहले ये सवाल ज्यादा मुफीद होगा कि आखिर अन्ना हजारे क्यों नहीं आना चाहते हैं राजनीति में, क्योंकि तमाम जनता उनके साथ जुड़ चुकी है। और अभी हमने एक बयान जैसा सुना, हमने जो बयान सुना उसमें यह था कि जब आप आंदोलन के तौर पर होते हैं तो आपके साथ करोड़ों लोग जुड़े होने की बात होती है मोटा मोटी, लेकिन जब आप राजनीति में आते हैं तब आपके साथ जनाधार और वोट बैंक की बात आ जाती है, आपका वोट बैंक देखा जाता है, वहाँ पर आपके कितने सांसद हैं उनकी गिनती होती है, वहाँ पर करोड़ों, लाखों, हजारों और सैकड़ों की बात नहीं चलती है। क्या अन्ना हजारे को ये डर है कि शायद वो आएंगे तो जीत ना पाएं, या शीशा लेदर हो जाएगी उससे बचने के लिए, या किंग मेकर बने रहने की भूमिका में हमेशा अन्ना हजारे यहाँ पर रहना चाहते हैं? अन्ना क्यों नहीं आना चाहते राजनीति में, जबकि उनके लिए इस वक्त प्लेटफॉर्म लगभग तैयार है? देखिए, मुफीद सारे रास्ते हैं, सब कुछ मुफीद है, लेकिन मुझे जो लगता है
अन्ना हजारे को हम देखते हैं रालेगण सिद्धि में एक मंदिर में वो रहते हैं, जब खुद वो कहते हैं कि मेरे पास एक थाली और एक लोटा है, मैं उसी से अपना जीवन यापन करता हूँ। तो सिंपल सी बात है कि अगर अन्ना हजारे भी दूसरे लोगों की तरह हो जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के मैदान में कूद जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके साथ बहुत ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और हर तरह के लोग उनके साथ जुड़ेंगे, हर तरह के लोग उनके पास आने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में जब वो अपना सादा जीवन छोड़कर यहाँ पर आए थे, तो निश्चित तौर पर जो राजनीति का दलदल है वो काफ़ी भयावह है। यहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ पहले से बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर कई सारे छींटे उस दलदल के अन्ना के दामन पर भी निश्चित तौर पर पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं सरकार को या उनके विरोधी हैं, उनको मेरे को लगता है कि एक मौका मिल जाएगा अन्ना हजारे पर कीचड़ उछालने का। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं भ्रष्टाचार के आरोप में जो लिप्त थे, जिनके खिलाफ अन्ना ने उससे पहले भी अनशन किया था, उनके खिलाफ उन्होंने मुहिम छोड़ी, सभी लोगों को इस्तीफा देना पड़ा था। और कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अन्ना हजारे की खौफ की वजह से, कहें सिर्फ उनकी वजह से, उनके अनशन की वजह से, उनके धरने की वजह से, अन्ना हजारे ने जो आवाज बुलंद की थी उसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरियां यहाँ पर गंवानी पड़ी हैं, क्योंकि वो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और वहां पर बात करें, अन्ना हजारे आज तक अपने इन आंदोलन को, अपने अनशन को सफल इसलिए बना पाए हैं, लोगों का विश्वास जीतने में सिर्फ इसलिए सफल हो पाए हैं, जो मुझे लगता है कि वो अकेले हैं, उनके आगे पीछे मैं देख इस तरह कह सकते हैं कि कोई नहीं है, यानी कि कोई उनका कुछ बिगाड़ना भी चाहे तो चाह के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनका कोई बिजनेस नहीं है, ना कोई वो नौकरी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जब ऐसी सारी चीजें है तो उन पर सवाल उठने की गुंजाइश एकदम खत्म हो जाती है। उनके साथ किसी राजनीतिक पार्टी के साथ होने का तमगा भी नहीं लगा है, शायद यही वजह है। और अब अगर तमाम लोग उनसे डरते हैं, बिल्कुल। और अब अगर वो ऐसा कोई फैसला लेते हैं, जहां तक देखिए उनके भय वाली बात है कि वो नहीं जीतेंगे, समर्थन नहीं मिलेगा, तो मैं तो बिल्कुल नकारूंगा इस चीज को। लेकिन निश्चित तौर पर जो उनकी छवि है, जो उनकी व्यक्तिगत छवि है, समाज छवि की, जो उन्होंने आज तक काम किए, निश्चित तौर पर अगर वो चाहते तो जहां से भी शायद मेरे ख्याल से देश भर से वो लड़ेंगे तो लोगों का जन समर्थन उनको मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आने के बाद शायद उनको भी इस चीज लगता होगा कि मुझ में और दूसरे राजनेताओं में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। शायद यही एक वजह है। और कि अन्ना का आज जो बयान है कि ना वो चुनाव लड़ेंगे, ना वो चुनाव किसी को लड़वाएंगे, ना वो किसी का समर्थन करेंगे, न ही वो किसी राजनीतिक दल में शामिल होंगे। और मुझे लगता था यार इससे अच्छा अवसर अन्ना के पास और दूसरा नहीं हो सकता था कि वो चुनाव लड़े। चुनाव अभी करीब है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि वो एक राजनीतिक दल यहाँ पर गठित कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वो छवि इसके आड़े आए थे। और निश्चित तौर पर जो उनकी छवि है, जो उनकी उम्र है, जो उन्होंने आज तक काम किए हैं, उसके लिहाज से चुनाव कुछ भी उनके आगे मायने नहीं रखता। वैसे इससे पहले भी हमने राष्ट्रीय राजनीति में त्याग देखे हैं, सोनिया गांधी का भी त्याग हमने देखा है। दीपक, अन्ना हजारे भी अब त्याग कर रहे हैं, ये थोड़ा अलग तरीके का त्याग है। देश को आज़ाद हुए काफ़ी वक्त बीत गया है, लेकिन इस देश में ऐसी कोई परंपरा नहीं अब तक पड़ पाई है जिसमें सांसद विधायक लाल बत्ती गाड़ी से न चले और जो बड़े बड़े दिखावे न करे। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। आपको लगता है दीपक, सत्ता में आने के बाद त्याग बना रह पाएगा? हो सकता है उसके पहले त्याग की प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ जाए हमको, लेकिन जब सत्ता मिल जाएगी, सत्ता में आने के बाद हमने देखा कि तमाम क्राइटेरियाज गिनाई हैं अरविंद केजरीवाल ने। सबसे पहले तो उम्मीदवारों का चयन ही जनता करेगी, इसके अलावा काम के आधार पर उम्मीदवार का चयन होगा, स्वच्छ छवि के लोग चुनाव लड़ेंगे, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। चुनाव जीतने पर सरकारी बंगले में नहीं रहेंगे, महज 25,000 रुपये वेतन लेंगे, लाल बत्ती गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, छोटे बंगलों में रहेंगे, रिटायरमेंट प्लान नहीं लेंगे जो मिलता है आमतौर पर, रिटायरमेंट के बाद की जो सुविधाएं होती हैं वो नहीं मिलेंगी, बैंक अकाउंट आपको सार्वजनिक तौर पर रखना होगा, अपनी आय व्यय का पूरा ब्यौरा आपको देना होगा, इनकम टैक्स, तमाम लंबी क्राइटेरिया है। क्या आपको लगता है ऐसा संभव है इस देश में? देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो क्राइटेरिया उन्होंने बोला है कि उम्मीदवार बनने से पहले ये शर्तें लागू हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हिंदुस्तान में जो चुनाव जो होता है, तो वहाँ पर हालांकि गाइडलाइंस बनी है चुनाव आयोग की भी कि कम से कम पैसा खर्च करना है, उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होती है, उसका लेखा जोखा वहाँ पर देना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी करोड़ों रुपये वहाँ पर पानी की तरफ बहाया जाता है। और कई जगह धांधलियाँ वहाँ पर होती हैं जिसकी वजह से वो लोग चुनाव जीतते हैं, कई जगह वो लोग गुंडाई भी करते हैं, कई सारे हथकंडे वो लोग अपनाते हैं। भले ही चुनाव आयोग लगातार सख्ती की बात करता है और कई बार सख्ती की भी जाती है और लोग पकड़े भी जाते हैं। लेकिन अब अगर ये लोग चुनाव के मैदान में आते हैं तो मुझे जो लगता है, सबसे पहली चीज उन्होंने बोला कि वो स्वच्छ छवि का हो, ईमानदार हो और काला धन उसने ना कमाया हो। तो मुझे ये लगता है कि वाकई में क्या ऐसा उम्मीदवार मिलना इतना आसान इन लोगों को है कि उसके पास वो स्वच्छ छवि का भी हो, काला धन उसने ना कमाया हो, ईमानदार भी हो। अगर वो ईमानदार होगा, स्वच्छ छवि का होगा, तो निश्चित तौर पर उसने काला धन नहीं कमाया होगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो इतने बड़े बड़े सूरमाओं के सामने, जो सालों से राजनीति के मैदान में है, जिनके पास को हर अटखंडे अपनाने आते हैं, सामने वालों को धमकाना भी आता है, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने भी आते हैं, तो उनके सामने टिक कैसे पाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है। और ईमानदार व्यक्ति अपनी जो छवि होता है उसको हमेशा बचाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि उस पर कोई ऐसा लांछन ना लगे, उसके परिवार पर कोई ऐसा लांछन ना लगे, उसके घर पर कभी पुलिस ना पहुंचे। एक सिपाही भी अगर कोई डाक लेके घर पे पहुंच जाता है किसी मामले में, तो पूरे परिवार अपमान महसूस करते हैं, पूरे मोहल्ले में चर्चा हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर ऐसा व्यक्ति अगर चुनाव लड़ेगा तो वो कैसे चुनाव जीत पाएगा आज के माहौल में? और क्या
हम लोगों के सामने वो टिक पाएगा? चलिए मानते हैं वो उतना ही पैसा खर्च करता है, कहीं से जुगाड़ करके जनता के सपोर्ट से वो पैसा इकट्ठा करके चुनाव लड़ता भी है, तो सबसे बड़ा सवाल उसके सामने ये है कि वो चुनाव कैसे जीतेगा। और मुझे नहीं लगता कि इतना आसान उनके लिए होगा उस चुनाव को जीतना आज के समय में। और सबसे दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने बोली, माना चमत्कार कोई हो जाता है, बहुत स्वच्छ छवि का व्यक्ति है, जनता चाहती है देश से भ्रष्टाचार मिट जाए और अपराधी छवि के व्यक्ति संसद में ना पहुंच पाए, माना वो चुनाव जीत जाता है, माना ऐसा हो जाता है, तो सबसे बड़ी बात जो त्याग की बात आप करते हैं, तो मुझे जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे पूर्व ज्योति बसु, जिनका निधन हो गया, तो उनकी मैं बात करूंगा। वो एक अपने पुराने घर पे रहते थे, मुख्यमंत्री होने के बावजूद कई सारे त्याग उन्होंने किए, और कई एक ऐसे नेता और हैं जिन्होंने समय समय पर त्याग किए हैं, लेकिन वो त्याग बहुत लंबे समय तक, वो एक सीमित हद तक होते हैं, सीमित समय के लिए होते हैं, और बहुत लंबे समय तक आप नहीं कर सकते, व्यक्तिगत होते हैं, नितांत व्यक्तिगत होते हैं। और यहाँ की अगर बात करें, जो शर्तें अरविंद केजरीवाल ने रखी है कि आप लाल बत्ती गाड़ी नहीं लेंगे, आप सरकारी बंगले में नहीं रहेंगे, आप अपने सब बैंक अकाउंट सार्वजनिक करेंगे, साल में पूरा लेखा जोखा आप प्रदान करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो सारी चीजें अगर वो प्रदान करता है, सरकारी सारी फैसिलिटीज नहीं लगता। पहली चीज तो प्रोटोकॉल है, कई जगह आपको वो सारी चीजें लेनी पड़ेंगी, माना प्रोटोकॉल को आप पूरा करते भी हैं, तो उसके बावजूद भी कई सारी ऐसी चीजें चाहकर भी जिन्हें आप सार्वजनिक नहीं कर सकते, जनता के सामने नहीं ला सकते। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जहां तक बात आती है कि आप त्याग करना, और आज के समय में हम देखते हैं, मैं सिर्फ संसद की बात नहीं कर रहा हूं, प्रदेश की विधानसभा में आप चले जाओ, वहां पर जो जन कल्याण से जुड़े विधेयक होते हैं उन पर हंगामा होता है, उन पर बहस नहीं होती, उन पर बवाल मचता है, संसद स्थगित लगातार होती है, सदन स्थगित होते हैं, विधानसभा स्थगित होती है, कुर्सियां वहां पर फेंकी जाती हैं। लेकिन जब इन्हीं विधायकों के, इन्हीं सांसदों के वेतन भत्ते बढ़ाने की बात आती है, तो सारे विधेयक ध्वनिमत से पारित हो जाते हैं, उस पर कोई बहस नहीं चाहता, सब लोग आराम से बहस चाहते हैं, ध्वनिमत से पारित हो जाता है, कोई हंगामा उस पर नहीं होता। और बार बार हर साल वो चाहते हैं कि उनके वेतन भत्ते बढ़ाए जाए, उनको जो सुविधाएं दी जा रही है उनको बढ़ाया जाए। तो आज के समय में जब सारे विधायक, सारे सांसद ये चाहते हैं कि उनके वेतन भत्ते लगातार बढ़ाए जाएं, उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, उतना बड़ा उनका विधानसभा क्षेत्र है, उनका बड़ा उनका संसदीय क्षेत्र है, कैसे वो सफर करेंगे? अरविंद केजरीवाल बात करते हैं वो 25,000 रुपये महीने तनख्वाह लेंगे, तो क्या वाकई में सारी चीजें वो कर पाएंगे? निश्चित तौर पर अगर सारी शर्तें वो लागू होती हैं, माना सब पूरी कर भी लेते हैं, तो उसके बाद कैसे वो लोगों का भला कर पाएंगे, कैसे वो सब लोगों तक पहुंच पाएंगे, कैसे वो अपने संसदीय क्षेत्र का पूरा दौरा ही कर पाएंगे? इस पर ही सवाल खड़े उठते हैं। यानी चीजें बहुत कठिन है, कागज में या बोलने में बहुत आसान ये लगता है, लेकिन इन पर इंप्लीमेंट करना बिल्कुल भी आसान मुझे नहीं लगता। यूं कहें कि असंभव सा ये लगता है। हालांकि अभी बहुत कुछ होना है, अभी तो 17-18 तारीख को फैसला ही होगा कि पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी, ये तो दूर की बातें हैं। जिस तरीके से ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो चाहते हैं, आप यकीनन आपने एक बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में एक प्रतिक्रिया दी है कि जब बड़ा लोकसभा क्षेत्र होगा आपका, उसमें आप कैसे पूरे इलाके में जा पाएंगे? आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, संसाधनों की ज़रूरत होगी वहाँ पर, क्योंकि लोगों तक आपको अपनी पहुँच भी बनानी होगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वो विकल्प बड़ा सीमित हो जाएगा, उसका दायरा बड़ा सीमित होगा, और जिस जनता ने चुनकर भेजा है अपने नुमाइंदे को संसद में या विधानसभा में, उस तक ही पहुँच बनाना उस नुमाइंदे के लिए इतना मुश्किल हो जाएगा कि उसका अर्थ ही नहीं रह जाएगा। और यहाँ पर लड़ाई, चूँकि हम ये सोच रहे थे शायद कि अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद इस देश में एक ऐसी परंपरा हो जाएगी, एक ऐसी संस्कृति का आगाज होगा जिसमें भ्रष्टाचार की जगह नहीं होगी। आपको नहीं लगता कि इस तरीके से राजनीतिक विकल्प को ले आना इस संस्कार, इस संस्कृति को रोक देगा? नहीं, बिल्कुल, देखिए रोक तो देगा ही निश्चित तौर पर, क्योंकि लोगों की उम्मीदें यहाँ पर बढ़ गई थी। जब पिछले साल अन्ना ने आंदोलन किया था, इस बार जो आंदोलन हुआ, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और लोगों को बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि ऐसा चौंकाने वाला फैसला सामने आएगा। तो निश्चित तौर पर आगे अगर कोई ऐसे बड़े आंदोलन होते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो लोग उस आंदोलन को उनके अंजाम तक पहुंचा पाएंगे? क्या उस आंदोलन की यहाँ पर भ्रूण हत्या नहीं होगी जैसे इस आंदोलन की हो गई? क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और जिस तरीके से ये लोग कटिबद्ध थे, एक दिन पहले तक बोलते हैं कि हम लोग आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक लोकपाल नहीं आया था, जो भ्रष्ट मंत्री केंद्र सरकार में हैं, वो सभी लोग को हटाया नहीं जाता मंत्रिमंडल से, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन अचानक ऐसा कुछ होता है कि अचानक से घोषणा मंच से हो जाती है कि हम लोग कल शाम को अनशन खत्म कर देंगे। एक चुनावी विकल्प पेश करना जनता के बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद एक डर इसके पीछे ये उनके मन में हो सकता है कि सरकार लगातार उनके आंदोलन को नजरअंदाज कर रही है, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान, या कहें कि सेहत के तौर पर देखें, इसका नुकसान कहीं ना कहीं उनको उठाना पड़ सकता है, और बहुत लंबी इस लड़ाई को वो लोग नहीं खींच पाएंगे। हालांकि इसके पीछे की एक वजह मुझे ये भी नजर आती है, क्योंकि पिछले साल जब अगस्त में आंदोलन हुआ था, तो बढ़ चढ़कर लोगों ने वहां पर हिस्सा लिया था, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे, लगातार वहां पर डटे रहे थे। लेकिन अभी की बात करें
लोगों का रुझान कुछ कम हुआ। हालांकि एक व्यक्ति रोज वहां पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आजकल व्यक्ति अपनी रोजी रोटी में ही व्यस्त है। लोग वहां पहुंचे थे, अलग अलग लोग पहुंचे थे। एक व्यक्ति लगातार 15 दिन तक 20 दिन तक एक आंदोलन में शरीक नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है निश्चित तौर पर जो व्यक्ति नौकरी पेशा होगा, जो व्यक्ति अपना बिजनेस कर रहा होगा, तो कहने की लोगों का कम जन समर्थन मिलना भी इसके पीछे वजह हो सकती है। और हो सकता है यही एक भय उनके मन में शायद रहा हो, और कहीं ना कहीं अन्ना हजारे पर टीम अन्ना ने ये दबाव कहीं ना कहीं डाला हो कि अगर एक मौका हम ऐसा भुनाते हैं, ऐसा मौका हाथ में लेते हैं, तो हो सकता है कि इसके फायदे हमें यहाँ पर नजर आए। लेकिन शायद इस पर पूरी तरीके से मंथन वो लोग आशीष नहीं कर पाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो विकल्प की उन्होंने बात करी वो विकल्प बहुत मुश्किल था। और वो ऐसा एक दलदल है कि जहां पर एक बार आप कदम रख देते हो तो वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दलदल में घुसने के बाद आज अपने दामन पर छींटे पड़ने से बचा भी नहीं सकते। आप कितना ही वहां पर ईमानदारी कर लें, कितनी अच्छी बातें आप वहां पर कर लें, बहुत सारा अच्छा एजेंडा उन्होंने यहाँ पर आज रखा है कि ये सारी चीजें होंगी, लेकिन इसको फॉलो करना, इसको इंप्लीमेंट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल ये काम है। दीपक, एक चीज और, जो पहली क्राइटेरिया थी उम्मीदवारों का चयन जनता करेगी, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, आपसे भी दर्शकों से भी इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि उम्मीदवारों का चयन जनता करेगी, ये सवाल बड़ा है। यहाँ पर किस तरीके से जनता करेगी, ये रास्ता भी बताया है अरविंद केजरीवाल ने। दरअसल SMS और ईमेल्स के जरिए जनता ये तय करेगी कि कौन सा उम्मीदवार होना चाहिए। तो इस देश में 90 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं। क्या ये मोबाइल उपभोक्ता ही देश की राजनीतिक नुमाइंदों के भविष्य को तय करेंगे? बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या लगता है दीपक, आपको लगता है कि 90 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता, हालांकि ये मोबाइल उपभोक्ता तमाम ऐसे जगह हैं देश के जहां पर नहीं पाए जाते हैं, या वहां तक मोबाइल पहुंचा है लेकिन लोगों के हाथ में मोबाइल हैंडसेट नहीं है, वो कैसे करेंगे अपनी नुमाइंदगी की बात, कैसे बताएंगे? अरविंद केजरीवाल या अन्ना तक कैसे पहुंचे की बात, ये भी हमारे सामने सवाल है। क्या आपको लगता है ये एक व्यावहारिक सुझाव है अरविंद केजरीवाल का इस देश के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो आशीष, 90 करोड़ का जो आंकड़ा है निश्चित तौर पर ट्राई का वो आंकड़ा है, लेकिन इसमें से भी जो एक्टिव मोबाइल यूजर्स हैं वो तकरीबन 50 से 60 करोड़ के आसपास हैं। और सबसे बड़ी बात जो अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर रखी है, अन्ना हजारे ने यहाँ पर रखी है, कि जो राजनीतिक दल के गठन की वो बात करेंगे, वो आम जनता से मैसेज और ईमेल के जरिए उनकी राय लेकर करेंगे। अगर वो लोग उनके पक्ष में राय देते हैं तो निश्चित तौर पर वो दल का गठन भी करेंगे और यहाँ पर चुनाव भी लड़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि और सिर्फ इसके लिए जो वक्त रखा गया है वो सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। क्या सिर्फ 1 हफ्ते के वक्त में जितने भी ये यूजर्स हैं या कहीं जितने भी लोग हैं उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा? हालांकि संचार का दौर है, बहुत आसानी से चीजें पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी एक बड़ा वर्ग आज ऐसी जगह पर आज भी पूरे देश भर में है जहां जो पूरी तरीके से संचार क्रांति से कटा हुआ है, जिन्हें नहीं पता होता कि आज के पेपर में आज की पहली हेडलाइन क्या है, आज के चैनल में आज की पहली हेडलाइन क्या चल रही है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती कि देश में क्या चल रहा है। उन्हें शायद अपने आसपास के दूसरे गाँव की जानकारी भी नहीं होती। वो लोग क्योंकि अपनी रोजी रोटी में मस्त रहते हैं, और एक बड़ी आबादी ऐसी भी जो मोबाइल तो यूज कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अपनी रोजी रोटी में इस तरह व्यस्त हैं। जो गरीब तबके की बात कर रहा हूँ, मोबाइल की आज बात होती है, वो लोग यूज भी करते हैं, जरूरत बन गई है, लेकिन वो लोग इन चीजों पर इंटरेस्टेड नहीं रहते, इन चीजों की वाकई में देश में हो क्या रहा है, राजनीति किस ओर जा रही है और वाकई में इसका सही उपयोग क्या है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इतने कम समय पर लोगों तक ये मैसेज पहुंच भी पाएगा तो कितने लोग इस पर अपना रिएक्शन देंगे। तो निश्चित तौर पर देखा, इससे पहले हमने भी देखा था जब अन्ना ने अपना आंदोलन शुरू किया था, तो एक नंबर उन्होंने वहां पर दिया था टोल फ्री कि आप इस नंबर पर मिस कॉल करें तो आपका वहां पर दर्ज हो जाएगा कि कितने लोग इस आंदोलन के समर्थन में। तो हमने देखा कि लाखों फोन वहां पर आए, लेकिन देश की आबादी के हिसाब से हम देखते हैं तो उस लिहाज से उतना प्रतिशत वहां पर लोगों का नहीं था फोन करने का जितना होना चाहिए था। यानी कि जितने लोगों को जन समर्थन की किसी भी आंदोलन की को जरूरत पड़ती थी, वो भी एक ऐसा आंदोलन जो देश की दशा दिशा बदलने की का मादा यहाँ पर रखता है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है, लोकपाल एक ऐसा मुद्दा है। निश्चित तौर पर इसके लिए कोई आंदोलन होता है तो उसके लिए एक बड़ी आबादी की यहाँ पर समर्थन की जरूरत होती है, और सभी लोग अगर एक साथ होकर एकजुट होकर आवाज उठाएं तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें, भ्रष्टाचार हट भी जाएगा, लोकपाल आ भी जाएगा। तो 1 हफ्ते के वक्त में क्या मैसेज पहुंच पाएगा, और क्या वाकई में लोग इतने इंटरेस्टेड रहेंगे कि अपनी बात उन मैसेज के जरिए या ईमेल के जरिए वहां पर पहुंचाएंगे? मैसेज की हमने बात, मोबाइल की बात कर ली कि 90 करोड़ उपभोक्ता हैं, 50 से 60 करोड़ उपभोक्ता एक्टिव यूजर्स हैं। इंटरनेट की मैं बात करूंगा, दूसरा माध्यम उन्होंने विकल्प लोगों के सामने रखा हुआ है। कुल तकरीबन 10 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं पूरे भारत में, और 10 करोड़ में से भी हम कह सकते हैं इस साल के अंत तक ये संख्या तकरीबन 12 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन हम 10 करोड़ ही अगर मान के चले एवरेज, तो क्या 10 करोड़ लोग जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इसमें से 9 करोड़ लोग आशीष ऐसे हैं जो महीने में सिर्फ एक बार इंटरनेट का उपयोग करते हैं। यानी कि एक बचते हैं 1 करोड़ लोग जो डेली इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो क्या 1 हफ्ते के समय में वो सारा चीज कवर हो पाएगा? क्या ये लोग उस पर रिस्पॉन्स दे पाएंगे? और उन तक जानकारी पहुंचनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि 25% वक्त जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में अब देते हैं। यानी कि उन्हें और चीजों, समाचारों से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें दूसरी चीजों से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें अपने दोस्तों से, यारों से, सोशल नेटवर्किंग साइट से मतलब होता है, ताकि वो बिजी रहे। और तकरीबन जो औसत निकल कर आया है, एक सर्वे आया था कि 4 घंटे तक रोज
वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में देते हैं। हालांकि इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी एक बड़ा माध्यम बन गया है, खासतौर पर ऐसे जन आंदोलन को एक बड़ा रूप देने के लिए। इस आंदोलन में हमने देखा कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने एक बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाई है। हालांकि इसके नकारात्मक परिणाम भी रहे हैं, असम हिंसा की बात करें वहां पर ये माइनस में हो गया था, लेकिन और जगह ये प्लस रहता है। लेकिन एक चीज और है, फेसबुक या तमाम और जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं दीपक, आपने उसका जिक्र किया है, यकीनन स्ट्रेंथन करती है, मजबूत करती है ऐसे आंदोलनों को, लेकिन उसका आउटपुट प्रैक्टिकल रूप में हमको नहीं दिखाई देता है। महज उसको स्क्रीनशॉट के रूप में ही दिखा सकते हैं कि फेसबुक पर हमारे साथ इतने लोगों ने हमारी इस पोस्ट को लाइक किया है या इसको शेयर किया है। उसका प्रैक्टिकल आउटपुट आखिर हमें कैसे दिखेगा, हम राजनीतिक दल की नुमाइंदगी के तौर पर हम कैसे उसको ले आ पाएंगे, ये प्रैक्टिकलिटी की बात जो है, ये बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। नहीं बिल्कुल, देखिए अगर ये सारी चीज़ें नेगेटिव में होती तो बहुत तेजी से सारी चीज़ें जाती हैं, लेकिन जब आपने बात करी पॉजिटिव चीज़ें हैं तो प्रैक्टिकली कैसे होगा, क्योंकि जब इससे पहले अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ था, तो लोगों ने वहाँ पर भी एक मुहिम चलाई थी फेसबुक पर, सोशल नेटवर्क जितनी भी साइट्स हैं, तो वहाँ पर सरकार की तरफ से बयान आया था कि सारे जितना भी समर्थन है वो सिर्फ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर है। लेकिन जहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पर ये आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर लोग पहुंचे ही नहीं, यानी कि वो समर्थन सिर्फ कागजों में है, लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक लाइक उन्होंने कर दिया, कमेंट वहाँ पर कर दिया, तो इससे हम ये नहीं मान सकते कि बहुत बड़ा जनसमूह आपको फॉलो कर रहा है, आपके आंदोलन को समर्थन कर रहा है। तो ये सवाल पहले भी उठ चुके हैं और निश्चित तौर पर इसकी प्रैक्टिकलिटी पर यहाँ पर भी सवाल उठते हैं कि वाकई में इसको आप कैसे पेश करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी आशीष कि माना 90 करोड़ मोबाइल यूजर्स में से 50 करोड़ जो एक्टिव यूजर्स हैं, मैं कहता हूं 25 करोड़ उसमें से माना 50% आपको समर्थन देते हैं, मैसेज करते हैं। 10 करोड़ जो इंटरनेट यूजर्स हैं उसमें से माना 50% आपको, यानी कि 5 करोड़ लोग आपको समर्थन देते हैं, तो क्या 121 करोड़ की आबादी इस पूरे देश की है, तो क्या सिर्फ 5 करोड़ लोग और यानी कि तकरीबन 30 या 35 करोड़ लोग ये तय करने के लिए काफी होंगे कि इनको पार्टी बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। ये दूसरा जो वर्ग है जो अपनी राय नहीं दे पाए किसी न किसी वजह से, क्योंकि उनके पास माध्यम का विकल्प है, वो अपनी बात नहीं रख सकते क्योंकि वो लोग उसका उपयोग नहीं करते, उसकी जानकारी उनको नहीं है। तो ऐसे में उन लोगों की सोच क्या है, क्या वाकई में वो उसके समर्थन में है, वो उसके विरोध में है, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जो बात रखी गई है कि बिना इसको जाने जो लोग वोट कर रहे हैं, यानी कि वही हमारी ताकत है और सब लोग, कुछ लोगों ने वोट किया मतलब सभी लोगों ने बोल दिया, ऐसा वो सोचते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों की यहाँ पर, अगर कुछ लोग आपको समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग आपको मैसेज या ईमेल करते हैं, सिर्फ उसके बिहाफ पर आप ये प्रचारित करो कि सब लोग हमारे साथ हैं, सब लोग चाहते हैं कि आप राजनीतिक दल बनाओ, तो कहीं ना कहीं वो तय तो पहले ही कर चुके हैं कि उन्हें राजनीतिक दल बनाना है। क्योंकि जब आज उन्होंने एक बयान वहां पर दिया कि जनता तय करेगी एक हफ्ते के अंदर कि राजनीतिक दल बनाना है नहीं बनाना, लेकिन उसके बाद दूसरा बयान वो देते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर शामिल होगा वो इसकी ये शर्तें होंगी, यानी कि उन्होंने तय तो सारी चीजें पहले ही कर ली है। लेकिन कहीं ना कहीं अन्ना ने इस चीज पर इंकार किया, तो शायद वो अपने स्टैंड से थोड़ा पीछे यहाँ पर हटे, लेकिन उनका माइंडसेट पहले से हो चुका है कि वाकई में एक चुनावी विकल्प तो वो पेश करेंगे ही और जनता को एक विकल्प वो देंगे, भले ही वहां पर उनकी जीत हो या हार। बिल्कुल। एक सवाल और जहन में आ रहा है, चूंकि मुझे लगता है कि मेरा गांव चूंकि एक यूपी के बेहद इंटीरियर बलिया के इलाके में पड़ता है और वहाँ पर आमतौर पर नेटवर्क कवरेज नहीं होता है मोबाइल यूज़र्स के लिए। आमतौर पर कभी नेटवर्क आता है और कभी चला जाता है, हम लोग एक डंडी की नेटवर्क की तलाश में ही रह जाते हैं। अगर ऐसा होता है कि 90 करोड़ आप उस आंकड़े को 50 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं पर लेकर आते हैं दीपक, तो अगर हमारे गाँव के एक बुजुर्ग आदमी के मोबाइल हैंडसेट में नेटवर्क नहीं आ रहा है और वो अपना SMS अगर कर सकता हो, SMS करना उसे आता हो और नहीं कर पाता है नेटवर्क न आने की वजह से, तो उसके बाद क्या अरविंद केजरीवाल अपना प्रतिनिधित्व उसके ऊपर थोप देंगे? कहने का लबोलुआब ये है कि इस देश में क्या एक विभाजन नहीं होगा? आपको लगता है आज तक जिस तरीके की पारंपरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती रही है उसमें सब कुछ खुला रहा है, कौन लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, क्या राजनीतिक समीकरण है, क्या जातिगत समीकरण है, ये देश के दूर दराज गाँव में लोग भली भांति समझते रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, 90 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता और लगभग 10 करोड़ माफ कीजिएगा जो हमारे इंटरनेट यूजर हैं, उनके जरिए जो एक नया मैंडेट बनाने की बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर एक विभाजन नहीं होगा? निश्चित तौर पर जो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हो सकता है वो लोग इंटरेस्टेड भी हो कि वो लोग मैसेज भी करें, ईमेल भी करें, लेकिन जो लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उनको उन्होंने विकल्प विहीन कर दिया है, यानी कि वो अपनी बात वहां पर रख ही नहीं सकते। हो सकता है उनके मन में कोई तीसरी चीज हो, कोई नई बात वहां पर कहना चाहते हो, लेकिन उनके पास कोई विकल्प यहाँ पर बचा ही नहीं है। और जहां तक बात है 90 करोड़ में से 50 करोड़ जो एक्टिव यूजर्स हैं, तो 10 करोड़ जो लोग यूज कर रहे हैं, और जिसमें से भी 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो महीने में सिर्फ एक बार यूज करते हैं, यानी कि वो लोग बहुत इंटरनेट सेवी यहाँ पर नहीं है और बहुत जरूरत उनको होती है तभी वो लोग इंटरनेट के पास जाते हैं। चलिए माना उनको लगता है कि भ्रष्टाचार
से बहुत ज्यादा त्रस्त है, उन्हें जाना चाहिए, वो साइबर कैफे में जाते हैं, अपना उनके पास साधन नहीं है, वहां से महीने में एक बार जाने की बजाय वो जाते हैं, मेल करते हैं, वहां से अपनी बात वहां पर रखते हैं, माना वो उनको समर्थन भी करते हैं। लेकिन आशीष, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या सिर्फ जो जनता वहां पर जो अपनी राय दे रही है, सिर्फ उसी के बिहाफ पे कैसे कोई फैसला वो यहाँ पर ले सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी चीज ये है कि इंटरनेट यूजर्स की हम लोग बात करते हैं, फेसबुक की हम इससे पहले भी यहाँ पर बात करें, जैसे आपने बोला कि कई लोग यूज कर रहे हैं, कई लोग सिर्फ इंटरनेट इतना ही यूज करना जानते हैं, कई लोग मोबाइल सिर्फ इतना ही यूज करना जानते हैं जितने उनके काम का होता है, और कई लोग आज भी ऐसे हैं, मैं अपने घर की बात करूंगा, हमारे घर में ही कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त यार, उनके घरों में लोग ऐसे हैं जो शायद मोबाइल उनके समय में नहीं था, लेकिन आज मोबाइल आ गया। हमारे बुजुर्ग की बात करूं, लेकिन उन्हें सिर्फ कॉल रिसीव करना आता है, कॉल डायल करना भी शायद नहीं आता, तो कैसे वो मैसेज करेंगे अगर उनकी इच्छा भी है। यानी कि एक बहुत बड़े वर्ग को उन्होंने यहाँ पर विकल्प विहीन तो कर ही दिया है कि अपनी बात वो यहाँ पर नहीं रख सकते। और दूसरी बात ये भी है आशीष कि अगर वाकई उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे या राजनीतिक दल बनाएंगे, तो ये फैसला बहुत पहले ही हो गया था। और एक बात आपने अभी बोली थी कि आंदोलन पर लोग भरोसा नहीं करेंगे, इससे पहले हम देखते हैं आंदोलन अन्ना हजारे ने किया, टीम अन्ना ने आंदोलन किया, लेकिन एकदम से वो पलट गए। तो यहाँ पर अगर लोग उनको अपना समर्थन दे भी देते हैं कि आप राजनीतिक दल बना लो, आप चुनाव लड़ लो, माना आप सक्सेस हो गए, आप जीत भी जाते हो, तो लोगों के मन में शायद एक सवाल ये भी होगा, मेरे मन में भी ये सवाल है कि क्या गारंटी है कि उस दलदल में घुसने के बाद आपके दामन पर चींटे नहीं पड़ेंगे, आप उस दलदल में नहीं डूबेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है, आप अपने आप को बचा ले पाएंगे, लेकिन आखिर कब तक आप अपने आप को उस दलदल में बचा पाएंगे। माना देखिए, क्लियर मैंडेट, बड़े बड़े राजनीतिक दल सालों से यहाँ पर राज कर रहे हैं, क्लियर मैंडेट बहुत कम हमको देखने को मिला है कि पिछले कुछ सालों में तो कतई नहीं मिला। और त्रिशंकु जैसी स्थिति यहाँ पर हो जाती है संसद की, विधानसभा की, तो ऐसी स्थिति में अगर माना आप कुछ सीटें जीत जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस पावर में वहां पर नहीं आ सकते, या सत्ता में आपके आने की गुंजाइश बहुत कम यहां पर हो जाती है, या सरकार में प्रतिभाग करने की गुंजाइश आपकी बहुत मोल भाव की स्थिति में आ पाएंगे। माना अगर आप ऐसी स्थिति में आ भी जाते हैं, किंग मेकर की स्थिति में आते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उन लोगों के साथ हाथ मिलाना होगा। यानी कि जिस दिन आपने उनके साथ हाथ मिला लिया, उस दिन जनता ये बात समझ जाएगी कि ये जो दलदल में आप घुसे थे, आप भी वैसे ही बन गए हैं। और इस आंदोलन का ने जब करवट ली, इस आंदोलन की जब भ्रूण हत्या हुई थी, तो उसके बाद ये सवाल लोगों के जहन में उठना शुरू हो गया था। हमने प्रतिक्रियाएं अभी कुछ देर पहले लोगों की सुनी थी, लोग नाराज भी थे, कुछ लोग चाहते थे वाकई में चुनावी विकल्प पेश करना जरूरी है, जो लोग उनके समर्थक हैं, लेकिन उनके समर्थक से कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे नहीं, जल्दबाजी इन्होंने कर दी, कुछ समय इस आंदोलन को और खींचना चाहिए था। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि सारी चीजें हो भी जाती है, तो उसके बाद गारंटी इस बात की नहीं है कि जिस चीज के लिए हमने आपको मैसेज किया था, आपको ईमेल किया था, जिस चीज के लिए हमने आपको विधानसभा चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में वोट देकर संसद या विधानसभा तक पहुंचाया था, वहां पहुंचने के बाद भी आप वैसे नहीं रह जाते हैं। लेकिन कहीं भी इस सिनेरियो में किरण बेदी नजर नहीं आती। क्या मान लें कि देश की सबसे पहली महिला आईपीएस को साथ रखने में अब थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अरविंद केजरीवाल और जो बाकी सदस्य हैं टीम अन्ना के? नहीं, बिल्कुल आशीष, इससे पहले हमने देखा दिल्ली में जब इनका आंदोलन हुआ था कोयला घोटाले को लेकर, किरण बेदी वहां पर शामिल नहीं हुई, तो वहीं पर सवाल उठने शुरू हो गए थे कि क्या ऐसी कोई अनबन या मनमिटाव केजरीवाल एंड कंपनी और किरण बेदी के बीच हुई है, जिसकी वजह से शायद वहां पर वो शामिल नहीं हुई। और उस पर बीजेपी के नेता के घर के घेराव करने को लेकर भी वहां पर मतभेद दोनों में दिखाई दिए थे, और ऐसा लगा था कि किरण बेदी नहीं चाहती कि भाजपा का वहां पर घेराव हो, या कहीं ना कहीं प्रभावित हो वहां पर दिखी हो, ऐसा हम कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। आखिर में है क्या, तो वही जाने। आज इतनी महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन किरण बेदी नहीं पहुंचती, तो कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं किरण बेदी को लेकर। पहले आंदोलन एक ऐसा रूप लेता है जिसकी लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और एक चुनावी विकल्प की बात निकलकर सामने आती है। उसके अन्ना हजारे उस आंदोलन से अलग हो जाते हैं, एक तरीके से अपने आप को अलग कर लेते हैं। बचते हैं जो टीम के अहम लोग जो अन्ना हजारे के साथ जुड़े थे और जिन्होंने पूरा बीड़ा उठाया था इस आंदोलन को चलाने का, लोकपाल को लाने का, भ्रष्टाचार को मिटाने का। तो उसमें से जो सबसे अहम सदस्य मैं कह सकता हूं किरण बेदी, क्योंकि महिला आईपीएस अधिकारी है, एक बड़ा जन समर्थन है। और किरण बेदी सिर्फ इस टीम अन्ना में शामिल हुई, इसकी वजह से लोग उन्हें नहीं जानते, लोग उन्हें काफी वैसे जानते हैं, लोग किताबों में इस चीज को पढ़ते हुए, हमने ही बचपन पढ़ा है कि वाकई वो पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी हिंदुस्तान की। तो निश्चित तौर पर उनका एक चाहने वाला अलग वर्ग है, उनको जन समर्थन देने वाले एक अलग वर्ग है। और मैं जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात करूं, मनीष सिसोदिया की बात करूं, निश्चित तौर पर इनकी भूमिका यहां पर सराहनीय रही भी है। त्याग करके इन्होंने अनशन किया, चलिए लड़ाई एक लड़ी है। केजरीवाल ने आरटीआई के लिए बहुत बड़ा काम यहां पर काम किया, लेकिन शायद उतनी प्रसिद्धि या उतनी लोग नहीं जानते थे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या कुमार विश्वास को। वो भी कभी थे, कई जगह कविताएं कहते हैं, लेकिन इतना बड़ा वर्ग नहीं था उनको जानने वाला जितना किरण बेदी का वर्ग है। किरण बेदी को मेरे ख्याल से जितना जन समर्थन मिल रहा है या लोग उनके चाहने वाले, तो ऐसे में अन्ना के बाद जब किरण बेदी भी कहने की खुद किनारा यहां से कर लेती हैं और एकदम से सिनेरियो से गायब हो जाती है, तो एक और सवाल लोगों के जहन में फिर से खड़ा हो जाता है अन्ना के हटने के बाद, चुनावी विकल्प पे आने के बाद, अब किरण बेदी भी यहां पर नहीं, तो आखिर ऐसा क्यों है? ये लोग बात करते हैं, हम लोग साथ साथ हैं, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, लोकपाल को लाना है। तो जब आपका लक्ष्य एक है, आपका एक ही एजेंडा है, तो फिर मनमुटाव किस चीज को लेकर पैदा हो गया? यानी कि अंदर खाने कई सारी ऐसी चीजें चल रही थी जिनको लेकर आपस में उनमें मतभेद उभरे, और कहीं ना कहीं जब मतभेद जब ज्यादा बढ़ गए तो वो जगजाहिर हो गए, मीडिया के सामने आ गए और उसके माध्यम से लोगों तक पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं चुनावी विकल्प पेश होने के बाद साख थोड़ा सा गिरी थी टीम अन्ना की, या कहीं अन्ना हजारे की भी। उसके बाद केजरीवाल वाला विवाद सामने आया, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं साख पर असर पड़ा है। अब तीसरी बार हम देखते हैं
कि किरण आज बेदी। आज का जो फैसला किरण बेदी के बाद तीसरा जो फैसला देखते हैं, किरण बेदी फिर नहीं पहुंचती। आज वो बात करते हैं जनता की राय से हम फैसला लेंगे। पहले वो बोलते हैं कि हम 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन करेंगे, लेकिन आज उनके सुर बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई सारे ऐसे घटनाक्रम यहाँ पर आशीष हुए हैं जिसने निश्चित तौर पर इनकी साख पर असर डाला है, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी इसको लेकर सवाल खड़े उठे हैं। तो निश्चित तौर पर अब किरण बेदी के मन में क्या है, वो असली वजह उसकी क्या है, कि क्या मनमुटाव है, ये तो शायद वही जानते होंगे, लेकिन इसका असर यहाँ पर जरूर पड़ेगा। और इनमें अगर मतभेद जल्द नहीं सूरज से दिखाई देते हैं, या इनमें मतभेद कम नहीं होते हैं, या आपस में इनकी ट्यूनिंग जो है पहले जैसी नहीं बनती, तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान भी इनको आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है, अगर ऐसा कोई फैसला लोग लेते हैं तो। चलिए दीपक, यकीनन बहुत बड़ी चुनौती होगी टीम अन्ना के सामने भी और अन्ना हजारे के सामने भी। मोबिलिटी के इस युग में अब शायद सब कुछ जनता को तय करना है, लेकिन मोबाइल के जरिए तय करना है। 90 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं इस देश में, लेकिन ये ट्राई के आंकड़े हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय उपभोक्ता नहीं हैं। साथ ही साथ अब अन्ना हजारे और टीम अन्ना चाहती है कि अब मोबाइल के जरिए ही इस देश का भविष्य तय किया जाए। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर किसी इलाके में नेटवर्क कवरेज नहीं रहा या आउट ऑफ रीच हो गया तो फिर इस देश का क्या होगा? बड़ा सवाल ये भी है। इस पूरे मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे को सोचना होगा। फिलहाल इस विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।